सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ भी रहे होंगे। स्क्रीन पे आप लोगों ने देख रखा होगा कि आज हमने कौन सा चैप्टर लाया है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था, चैप्टर 3 जब पढ़ाया था मैंने, तो नेक्स्ट चैप्टर 4 मैंने कह चुका था उसी टाइम पे कि चैप्टर 4 जो है नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है सोशल साइंस का क्लास 6। ओके, तो आइए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ अपना सफर शुरू करते हैं। और चैप्टर का नाम है हमारा टाइमलाइन एंड सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, जो कि चैप्टर 4 है सोशल साइंस का। यहाँ गलती से ये हिस्ट्री लिख दिए हैं, हिस्ट्री का ही चैप्टर है बट क्या है, सोशल साइंस यानी एसएसटी का बुक से चैप्टर नंबर 4 के अकॉर्डिंग ये नाम है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हमने हर चैप्टर के जरिए, हर चैप्टर में एनसीईआरटी में सबसे पहले देखा क्या, तो बिग क्वेश्चंस यानी द बिग क्वेश्चंस को सबसे पहले हमने डिस्कस किया और उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट किया। तो आइए देखते हैं इसमें बड़ा बड़ा क्वेश्चन क्या है भाई। तो 3 क्वेश्चन इसमें बिग क्वेश्चन के रूप में दिख रहा है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। और ये हमारा ये सोच रहा है कि भाई यहाँ पे क्या चल रहा है ना, यहाँ पे क्या चल रहा है। तो यहाँ पे हिस्ट्री चल रहा है, हिस्ट्री क्लास 6 का, ठीक है। तो ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, बहुत इजीली हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। और इसको मूछ बना दिया है ना, मूछ बना दिया। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 द बिग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलेगा इसमें कि हाउ डू वी मेजर हिस्टोरिकल टाइम। कैसे हम लोग टाइम को मेजर करेंगे, हिस्टोरिकल टाइम यानी बीता हुआ जो समय बीत चुका है उसको कैसे हम लोग मेजर करेंगे। तो मेजर करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, उन्हीं में से जो तरीका हम लोग इस चैप्टर के जरिए डिस्कस करेंगे वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हाउ कैन वेरियस सोर्सेस हेल्प अस अंडरस्टैंड हिस्ट्री। बहुत सारे सोर्सेस है हमारे कंट्री में, इंडिया में भी बहुत सारा सोर्सेस मिला था जो कि हम लोग को हिस्ट्री के बारे में बताता है कि इंडियन हिस्ट्री क्या हुआ करता था। ठीक उसी तरह वर्ल्ड वाइड पे जो है हम लोग देखेंगे कि क्या क्या सोर्सेस मिले थे, किनके जरिए हम लोग समझे हैं कि भाई इतिहास में ऐसे था, हिस्ट्री में ऐसे था, पहले के लोग ऐसे रहा करते थे, ऐसा ये खाते थे, ऐसे बोलते थे, ऐसे लिखते थे। ये सब चीजों को हम लोग समझेंगे और उसको समझने के लिए बहुत सारे सोर्सेस का जरूरत पड़ेगा हम लोग को, जिसके जरिए हम लोग क्लियर हो पाएंगे कि हिस्ट्री क्या था पहले। थर्ड क्वेश्चन के जरिए हम लोग क्या समझेंगे कि हाउ डिड अर्ली ह्यूमन लिव्स, यानी पहले के लोग जो थे वो रहते कैसे थे, क्या तरीका था उनको उनका रहने का, ठीक है। तो ये चीजों को हम लोग समझेंगे। ये 3 क्वेश्चन एक तरह से बोल दिया कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये 3 क्वेश्चन का ही आंसर इस चैप्टर के जरिए हम लोग मिलेगा हम लोग को, और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा इन्हीं 3 क्वेश्चन का आंसर ढूंढते ढूंढते, है ना। इन्हीं 3 क्वेश्चन का आंसर हम लोग को मिलेगा और ये चैप्टर हो गया फिनिश। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोग को लेते हैं, हाउ डू वी लर्न अबाउट द पास्ट। हम लोग पास्ट के बारे में कैसे समझेंगे, कैसे पढ़ेंगे, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यू विल डिस्कवर इन साइंस दैट द अर्थ हैज अ वेरी वेरी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ विच वी ह्यूमंस ऑक्युपाई ओनली अ टीनी पार्ट, द मोस्ट रिसेंट वन। क्या लिखा है यहाँ पे कि हम लोग अगर साइंस के जरिए देखेंगे, हम लोग अगर साइंस के जरिए हम लोग देखते हैं तो धरती जो है ये बहुत 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 पुराना इसका इतिहास है धरती का, है ना। बिग बैंग थ्योरी पढ़े थे हम लोग साइंस में। तो बिग बैंग थ्योरी में क्या है, धरती का कैसे, ये धरती छोड़ो ना, ये सोलर सिस्टम कैसे बना ये चीज बताता है। सोलर सिस्टम के अलावा भी बहुत सारा ये हमारा गैलेक्सीज है, उसके अलावा मिल्की वे गैलेक्सी कैसे बना, ये सब चीजों को हम लोग समझते हैं। तो ये सब साइंस में हम लोग पढ़ते हैं और साइंस में यही चीज का डिस्कवर करते हैं कि आखिर अर्थ बना कैसे, कब बना, ये सब चीजों को, ठीक है। और भी ये चीज हम लोग समझेंगे कि भाई ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन बीइंग काफी साल बाद आया, अर्थ के बनने के काफी साल बाद आया, काफी मतलब करोड़ों साल बाद आया ह्यूमन बीइंग, है ना। अर्थ जब बना उससे कई साल बाद आया। तो क्या अर्थ पे सबसे ज्यादा ऑक्युपाई किया हुआ कोई चीज है तो वो ह्यूमन बीइंग है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक छोटा सा पार्ट है हमारे अर्थ का ह्यूमन बीइंग, है ना। ह्यूमन बीइंग्स ऑक्युपाई ओनली अ टीनी पार्ट, है ना, छोटा सा एकदम। टीनी मतलब छोटा सा भी बहुत छोटा, है ना, बहुत छोटा। सोचिए कितना, एक ये हमारा अगर अर्थ है तो एक पॉइंट के जैसा पार्ट है कौन, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और अच्छे से समझने के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये क्या बताता है, ये टाइमलाइन बताता है। टाइमलाइन क्या है भाई, तो टाइमलाइन बताता है ये कि यहां से यहां तक के बीच का, एक सेकंड देखिए, यहां से यहां तक के बीच का जो ये है कलर है वो कैसा है, यहां से यहां तक का कलर कैसा है, तो ऐसा है। तो ये बिलियंस ऑफ ईयर अगो पहले का टाइमलाइन है, बिलियंस ऑफ ईयर अगो, है ना, मिलियन नहीं, बिलियन, बिलियन, है ना, बिलियन, बिलियंस, है ना, बिलियंस ईयर अगो, ये बताता है हम लोग को ये चीज, बिलियंस ईयर अगो। तो बिलियंस ईयर अगो में जो है क्या था, सबसे पहले क्या आया, उसके बाद क्या आया, तो
तो ये सब चीजों को हम लोग समझेंगे। तो अर्थ बना है यहाँ पे, है ना, अर्थ का टाइमलाइन देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे है। अर्थ का टाइमलाइन कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये अर्थ का टाइमलाइन, यहाँ से अर्थ स्टार्ट हुआ है। सोचिए यहाँ से अगर हम लोग जोड़ते हैं ऐसे 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 ऐसे, तो सोचिए कितना साल पहले जो है अर्थ बना है। उसके पहले अगर बात कर लेंगे उसके बाद, तो पहला सेल आया हमारा, सेल, ठीक है। सेल के बाद अगर देख लेंगे तो ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर बना, एटमॉस्फेयर के बाद बात कर लेंगे तो बैक्टीरिया बना, बैक्टीरिया बना। उसके बाद अगर बात कर लेंगे तो और भी बहुत सारा फंगी हो गया, कोरल्स हो गया, ये सब हमारा है ना, फंगी, कोरल्स। और उसके बाद अगर बात कर ले इस टाइमलाइन का, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का, तो ये टाइमलाइन क्या बताता है, ये टाइमलाइन क्या बताता है, कितने साल पहले, तो मिलियंस ऑफ ईयर अगो, है ना, मिलियंस ऑफ ईयर अगो, यानी मिलियन में, वो था बिलियन में और ये हो गया हमारा मिलियन, ठीक है, मिलियन। तो ये मिलियन में था ये वाला, ठीक है। तो ये जो है इस टाइम पे क्या क्या बना, तो कोरल हो गया, फंगी हो गया, ये सब हो गया, इंसेक्ट हो गया, एम्फीबियन हो गया, फिश हो गया, शार्क हो गया, उसके अलावा ये रेप्टाइल्स हो गया, डायनासोर्स हो गया, उसके अलावा अगर बात कर लें बर्ड्स हो गया, मैमल्स हो गया, ये सब चीजों को हमने इस टाइम पीरियड में देखा। उसके बाद आज भी ये सब चीजें मौजूद हैं, डायनासोर को छोड़ करके रेप्टाइल्स है, छोटा है रेप्टाइल्स, मैमल्स है, बर्ड्स हैं, फ्लावर्स एंड बीज, ये सब भी आ गया है ना धरती पे। तो ये सब चीजों का शुरुआत हुआ धीरे धीरे, अर्थ बना, अर्थ के बाद सेल आया, फिर बैक्टीरिया, ऑक्सीजन, ये सब चीजें, फंगी, कोरल, फिश, इंसेक्ट, एम्फीबियन, शार्क, रेप्टाइल्स, डायनासोर, ये सब चीजें आने लगा। और ये ग्रीन वाला जो है ये किस टाइम जोन को बताता है, तो ये बताता है ईयर्स अगो, यानी 1000 साल पहले ये सब चीजों को बताएगा, है ना, 1000 साल, लाख साल पहले, 1 लाख साल पहले। तो इस टाइम पे देखो ये सब चीजों का ये आया। क्या हुआ पहले, ये हुआ, क्या हुआ, फायर, आग का खोज हुआ, फिर धीरे धीरे और भी बहुत सारा चीजें हैं, फिर लिखना लोग जानने लगे, लिखने लोग, पढ़ने लिखने लगे लोग। तो लोग जो है आज के टाइम से भी रिलेट करते हैं हम लोग इसी पीरियड को, इसी पीरियड में हम लोग आज भी चल रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एक तरह का टाइम लाइन पूरे अर्थ का, कि अर्थ का कब बना, अर्थ के बनने के बाद क्या क्या हुआ उसके, है ना। तो ये सब चीजों को हम लोग समझे, है ना। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएंगे और समझेंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं टाइमलाइन तो बना दिए, टाइमलाइन बनाने के बाद भी बहुत सारा क्या हुआ, खोज करना पड़ा ताकि इतिहास को और गहराई से समझा जा सके। तो बहुत सारे लोग जो है हिस्ट्री के बारे में स्टडी किए, हिस्ट्री, इतिहास के बारे में, कि अर्थ का इतिहास क्या रहा होगा। मान लेते हैं हम अभी 2025 में जी रहे हैं, है ना, तो 2025 यानी लगभग 2000 साल पहले क्या हुआ करता होगा, कैसे लोग रहते होंगे 2000 साल पहले। सोचिए कि वो टाइम पीरियड कैसे हम लोग पता करेंगे। तो उसी को पता करने के लिए बहुत सारे हिस्टोरियंस, बहुत सारे लोग जो है स्टडी किए इसके बारे में, ताकि हिस्ट्री ऑफ द अर्थ पता कर सके, समझे, हिस्ट्री ऑफ द अर्थ पता कर सके। तो अर्थ का हिस्ट्री क्या है, इसमें इसके लिए बहुत सारे लोग स्टडी किए हिस्ट्री ऑफ द अर्थ पता करने के लिए, ठीक है। सम ऑफ देम आर ट्रेन्ड टू अनकवर द सीक्रेट लेफ्ट बीनेथ द अर्थ सरफेस एंड हेल्प अस लर्न अबाउट इट्स पास्ट एंड ऑल्सो आवर पास्ट। तो देखो क्या होता है ना, बोलते हैं ना कि कोई भी चोर जो है उतना शातिर नहीं हो सकता है कि चोरी करने के बाद वो पकड़ा सके, ऑब्वियसली पकड़ा जाता है ना, कुछ ना कुछ सुराग छोड़ करके जाता है। तो ठीक उसी तरह हमारे इतिहास भी ऐसा ही है, कुछ जो भी स्टडी करते हैं तो वो उसी सुराग के तलाश में रहते हैं कि आखिर क्या सुराग मिल जाए, क्या एविडेंस मिल जाए हम लोग को, ताकि इतिहास क्या था ये पता कर सके, समझे। तो ठीक उसी तरह बहुत सारा सीक्रेट है, बहुत सारा अर्थ सरफेस पे बहुत सारा चीजें पाया गया, जिसके वजह से वो हेल्प किया हम लोग को ताकि चीजों को समझ सके, लोकेट कर सके और उससे जानकारी ले सके, ठीक है। तो उसी में हमारा सबसे, ये 4 पिक्चर है हमारा, है ना, ये 4 पिक्चर है, इन चारों पिक्चर को एब्जॉर्ब करना हम लोग को एक एक करके। तो एब्जॉर्ब करना चारों पिक्चर को, जिसमें सबसे पहला पिक्चर किसका है, जियोलॉजिस्ट का है। जियोलॉजिस्ट ये क्या कर रहा है, एक पत्थर ले लिया है और उस पर रिसर्च कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि स्टडी द फिजिकल फीचर ऑफ अर्थ लाइक सॉइल, स्टोन, हिल्स, माउंटेन, रिवर, सी, ओशियन एंड अदर सच पार्ट्स ऑफ द अर्थ। यानी अर्थ का फिजिकली पार्ट, इस होता है ना हमारा बॉडी का फिजिकल पार्ट, हाथ, पैर, आंख, मुंह, नाक, कान, ये सब चीजें हो गया फिजिकल पार्ट, यानी एकदम हमारे बॉडी का फिजिकल पार्ट। ठीक उसी तरह अर्थ का फिजिकल पार्ट, ठीक है, अर्थ का फिजिकल पार्ट। तो वो क्या हो सकता है भाई, ये मान लेते हैं हमारा अर्थ है, तो अर्थ पे कहीं पे पानी है, तो कहीं पे ओशियन है, रिवर है, माउंटेन है, प्लेटू है, सॉइल है, डेजर्ट है, इन सबको फिजिकल पार्ट बोला गया, इन सबको फिजिकल पार्ट बोला गया। तो इन्हीं सब के बारे में क्या किया, वो स्टडी किया, इन्हीं सब के बारे में जानकारी इकट्ठा करने वाला क्या कहलाएगा, जियोलॉजिस्ट कहलाएगा। क्लियर हो गया, जियोलॉजिस्ट किसको बोलेंगे, जियोलॉजिस्ट किसको बोलेंगे, क्लियर हो गया। तो फिजिकल पार्ट ऑफ द अर्थ, फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, द स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है, उसको बोलेंगे जियोलॉजिस्ट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं, और नेक्स्ट है हमारा कौन सा,
ये क्या है? पैलियोनोटोलॉजिस्ट। पैलियोनोटोलॉजिस्ट, इसके बारे में देखते हैं क्या लिखा है। पैलियोनोटोलॉजिस्ट जो है कौन थे ये लोग? स्टडी द रिमेन ऑफ प्लांट, स्टडी द रिमेन ऑफ प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर अगो इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल। ठीक है, क्या बोल रहा है कि उसके बारे में स्टडी करना जो प्लांट या फिर जो एनिमल या फिर जो ह्यूमन बीइंग मिलियंस ऑफ ईयर अगो जो है मिट्टी में मिल गए हैं, है ना। हर इंसान, हर जानवर एक ना एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन वो इंसान, वो जानवर या फिर वो प्लांट जो मिट्टी में मिल चुके थे पहले और वो जमीन में ही रह गए, दब करके रहेगा, वो एज अ फॉसिल बन गया। फॉसिल मतलब क्या? एक ब्यूरिड, क्या लिखा है? इंप्रेशन ऑफ फुटप्रिंट्स और पार्ट्स ऑफ प्लांट एनिमल दैट आर फाउंड प्रिजर्व विद इन लेयर ऑफ द सॉइल और रॉक। यानी मिट्टी में मिल गया, मिट्टी में ही रह गया और वो मिलियंस ऑफ ईयर अगो पहले ही हो चुका है, लाखों साल पहले, हजारों साल पहले वो दब गया, उसी में रह गया, उसी को फॉसिल बोलेंगे। ठीक है, फॉसिल फ्यूल का भी काम करता है ना। पेट्रोलियम जो है वो कैसे बना? इन्हीं सब कारणों से बना है। जितना भी पेट्रोलियम हम लोग यूज करते हैं वो सब इन्हीं कारणों से बना है ना, फॉसिल फ्यूल के कारणों से। तो इनके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? पैलियोनोटोलॉजिस्ट, पैलियोनोटोलॉजिस्ट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है हमारा? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये तो आप लोग अच्छे से जान रहे होंगे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसको बोल रहे हैं? स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर, यानी इंसानी समाज, इंसान का समाज, है ना, मानव समाज और उसका रहने का तौर तरीका, ये सब चीजों के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी, है ना। ये सब एक तरह का सब्जेक्ट है ना, हिस्ट्री का सब्जेक्ट है ये एक तरह का। हिस्ट्री में अगर पढ़ना है तो आप लोग को ये सारा टॉपिक्स मिलेगा, कोई एक विषय में आपको आगे चल करके पढ़ना पड़ेगा अगर हिस्ट्री आप लोगे तो। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करता है भाई? तो ह्यूमन और ह्यूमन सोसाइटी और कल्चर के बारे में इसके स्टडी करता है फॉर द ओल्डेस्ट टाइम ऑफ द प्रेजेंट, यानी पुराने टाइम पे कैसे लोग थे, क्या सोसाइटी था उनका, कैसा कल्चर था उनका, तो ये सब चीजों को स्टडी करना ही क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाता है। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट, ये भी अच्छे से जान रहे होंगे आप लोग कि स्टडी ऑफ पास्ट डिगिंग अप रिमेन दैट पीपल, प्लांट एंड एनिमल लेफ्ट बिहाइंड सच एज टूल्स, पॉट्स, बीड्स, क्या फिगरेंस, twice bones and teeth of the animal and humans, burnt grains, parts of the houses और bricks among other। क्या लिखा है यहाँ पे कि आर्कियोलॉजिस्ट उनको बोलेंगे जो स्टडी करते हैं हिस्ट्री में, इतिहास को स्टडी करते हैं किसके हेल्प से? तो इन सब चीजों के हेल्प से, यानी प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, इन सब का जो भी रिमेन पार्टिकल बच गया वो, यानी है ना, आज से 1 लाख साल पहले कैसे इंसान हुआ करते होंगे, तो उनका जो हड्डी है, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा था, तो उन्हीं के रिमेन से ही पता करेंगे हम लोग। उनका जो बच गया कचरा उस टाइम पे, जो मर गए, मिट्टी में दब के रह गए, तो वो सारा चीज हम लोग निकालेंगे खोद करके और उसके जरिए हम लोग स्टडी करेंगे कि उस टाइम के लोग जो थे वो कैसा स्ट्रक्चर था उनका, कैसा बॉडी स्ट्रक्चर था, कैसा बॉडी पार्ट्स था। तो ये सब चीजों को हम लोग समझने के लिए क्या करना होगा? उनके रिमेन को ढूंढना होगा, उनके बचा हुआ जो पार्टिकल है उनको ढूंढना होगा, है ना। तो उन्हीं को ढूंढने का काम कौन करता है? आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? चलिए, तो ये था हमारा अभी तक का क्या कि भाई हिस्ट्री के बारे में पढ़ता कौन है। अलग अलग हिस्ट्री जो है अलग अलग चीजों को पढ़ने का काम करता है ना। अलग अलग लोग जो है, हर फील्ड का अलग अलग लोग हैं, उनका काम अलग अलग होता है। ठीक है, अब हमारा टॉपिक आता है क्या? हाउ इज टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में टाइम को मेजर कैसे करेंगे? हाउ इज द टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री। अगर देख ले तो हाउ इज टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री, ठीक है, यही वाला है ना, हिस्टोरिकल टाइम। हाउ डू वी मेजर हिस्टोरिकल टाइम, यही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हम लोग को मिलने वाला है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और इसको जानते हैं। तो ये रहा हमारा टॉपिक। अरे यार, इसके लिए जगह ही मैंने नहीं छोड़ा, चलिए यहाँ पे रख देते हैं। चलो देखो क्या लिखा है कि इस सोसाइटी एंड कल्चर हैड इट्स ओन वे ऑफ मेजरिंग टाइम। देखिए, हर सोसाइटी के कल्चर का अलग अलग तौर तरीका है कि कैसे टाइम को मेजर किया जाए। सबका अलग अलग तौर तरीका है, किसी का सेम नहीं है ना, सबका अलग अलग है, लेकिन कुछ ना कुछ कॉमन है। क्या भाई? तो सभी लोग टाइम को मेजर करना चाह रहे हैं, है ना। सभी लोग मेजर इवेंट्स सच एज बर्थ ऑफ एन इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ or the start of rulers rings have often marked the beginning of new era। era का मतलब क्या है भाई? a distinct period of time। क्या लिखा है यहाँ पे कि बहुत बड़े बड़े इवेंट्स, जैसे मान लेते हैं एक इवेंट आपके लाइफ का कुछ होगा, क्या हो सकता है वो बताइए? अपने लाइफ का कोई बड़ा इवेंट का नाम बताइए भाई, क्या हो सकता है?
तो बहुत सारा इवेंट हो सकता है, हमारे लाइफ में भी है। जैसे मान लेते हैं, हाँ मेरा अभी तक शादी नहीं हुआ, तो शादी होना भी एक बहुत बड़ा इवेंट है। किसके लिए? जिसका शादी हो रहा है। तो क्या हो गया, वो एक बड़ा सा मेमोरियल टाइम पीरियड हो गया। उसको मेमोराइज करके रखना है, पूरे लाइफ टाइम याद रहता है कि भाई शादी हम मेरा किससे हुआ था, कैसे हुआ था। तो ये सब चीजें जो हो गया ना, एक बहुत बड़ा इवेंट हो गया, मेजर इवेंट हो गया, ठीक है, मेजर इवेंट। जैसे बर्थ ऑफ एन इंपॉर्टेंट पर्सन, है ना, किसी बहुत महान व्यक्ति का बर्थ, जन्म लेना। जैसे कोई बहुत बड़ा राजा है पूरे देश का, उसका कोई जन्म लिया बेटा, ठीक है, बेटा जन्म लिया, तो वो क्या हो गया, इंपॉर्टेंट पर्सन हो गया कि भाई बेटा जन्म, राजा का बेटा जन्म लिया आज के दिन। तो उसी इंपॉर्टेंट पर्सन के बर्थ से भी हम लोग टाइम को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई रूलर का शासन जो है स्टार्ट हुआ था। जैसे मान लेते हैं हमारे भारत में मुगल शासन कब आया था, तो 1526 में, 1526 में सबसे पहले बाबर आया था। तो मुगल शासन यहीं से स्टार्ट हो गया। तो यहां से हम लोग समझ गए ना कि टाइम पीरियड जो है कैसे निकाल सकते हैं, कि कब कौन सा रूलर आया ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर कब कौन जन्म लिया ऐसे भी निकाल सकते हैं, और या फिर कोई इवेंट के तौर पे निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आज से 50 साल पहले एक इवेंट हुआ था, उसी इवेंट को एक ओरिजिन पॉइंट बना लिया गया कि यहीं से टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ, आगे इसके पीछे ही जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं। जैसे 50 साल पहले जो है एक इवेंट हुआ था, 50 साल पहले या फिर 50 साल बाद वो टाइम पीरियड हो गया ना एक, उस इवेंट के जरिए। तो यही चीज समझाना चाह रहे हैं कि इवेंट कैसे टाइम मेजर कर सकता है, या फिर उसके अलावा और भी चीजें जो है वो टाइम मेजर करने के कारण बन सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो इवेंट्स के जरिए हम लोग टाइम को मेजर कर सकते हैं, और उसी से एक नया युग का शुरुआत होता है, न्यू एरा, है ना। एरा उसी को बोलते हैं, डिस्टिंक्ट टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एट द प्रेजेंट द क्या है, ग्रेगोरियन कैलेंडर्स इज कॉमनली यूज्ड वर्ल्ड वाइड, साइड बाय साइड हिंदू, मुस्लिम, जेविस, चाइनीज एंड अदर कैलेंडर आर ऑल्सो यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द डेट्स ऑफ फेस्टिवल्स एंड अदर ऑस्पिशियस इवेंट्स। क्या लिखा है कि अभी के टाइम पे हम लोग एक कैलेंडर पे डिपेंड है, जिसका नाम है क्या, ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसी के ऊपर बेस्ड हम लोग का टाइम को मेजर करते हैं, इसी के ऊपर बेस्ड है कोई भी चीज। जैसे हो गया क्या, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जेविस हो, चाइनीज हो, या फिर अदर, ये सब किस लिए यूज करते हैं, तो कैलकुलेटिंग डेट्स को कैलकुलेट करने के लिए। अब ये डेट्स वो वाला डेट्स नहीं है, खजूर वाला डेट्स नहीं है, ये तारीख वाला डेट है, ठीक है। तो डेट को कैलकुलेट करने के लिए, या फिर किसी फेस्टिवल को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर का यूज करते हैं, ठीक है। एंड अदर ऑस्पिशियस इवेंट्स, और भी बहुत सारा इवेंट्स है। जैसे हम लोग बिहार में छठ पूजा होता है, तो छठ पूजा भी एक तरह का इवेंट है, बहुत बड़ा इवेंट है बिहारियों के लिए। तो इसलिए उसको भी हम लोग मेजर कर सकते हैं इसके जरिए, ग्रेगोरियन कैलेंडर के जरिए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इवेंट हो गया यहां तक। इन द वेस्ट द कन्वेंशनल ईयर फॉर जीसस क्राइस्ट बर्थ हैज जनरली बीन टेकन टू बी द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर दिस कैलेंडर। तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है ना, ये किस पे बेस्ड है, आखिर ओरिजिन पॉइंट क्या है इसका। जैसे हम लोग इवेंट्स को ओरिजिन बनाते थे, या फिर कोई अंपायर राज करने आया, रूलर आया, तो उसको ये ओरिजिन पॉइंट बना लिया एक तरह का टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। उसी तरह कोई बर्थ लिया, जन्म लिया, तो उसके लिए। तो ठीक उसी तरह ग्रेगोरियन कैलेंडर का भी कुछ ओरिजिन पॉइंट होगा, जो कि क्या था जीसस क्राइस्ट का जन्म, ठीक है। इनके जन्म के आधार पे ही ओरिजिन पॉइंट को माना गया, ठीक है। ओरिजिन पॉइंट इनके जन्म के आधार पे भी हुआ, जन्म के आधार पे सिर्फ। तो यहां से स्टार्टिंग पॉइंट हो गया कि भाई ये कैलेंडर जो है, यानी एक तरह का क्या है, ओरिजिन पॉइंट है जीसस क्राइस्ट। इनके ओरिजिन पॉइंट, इन्हीं के बर्थ पे जो है स्टार्ट हुआ ये कैलेंडर, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट कैलेंडर। ईयर आर काउंटेड फॉरवर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट एंड यूज्ड टू बी मार्क्ड विथ एडी। चलो, तो एडी शब्द कैसे आया, एडी शब्द कैसे आया, तो क्या बोल रहा है, जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ तो क्या किया गया, ईयर को आगे काउंट करने के लिए। जैसे मान लेते हैं क्या, जैसे ये चीज देख लिया हम लोग, ठीक है। तो यहां से ये हम लोग एक टाइम पीरियड का लाइन खींच दिए, तो यहां पे मान लेते हैं जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, ठीक है। जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, तो इसके इधर का कोई टाइम पीरियड होगा, इसके आगे का टाइम पीरियड होगा, तो इसी आगे के टाइम पीरियड को क्या बोला गया, एडी बोला गया, समझे। इसी आगे के टाइम पीरियड को क्या बोला गया, एडी बोला गया। क्लियर,
चलिए नेक्स्ट है हमारा एडी, समझ गए। तो ये आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसको एडी बोला गया। हाउएवर दिस इज नाउ कॉल्ड द कॉमन एरा। अभी के टाइम पे हम इसको क्या बोलते हैं? कॉमन एरा यानी सीई बोलते हैं। अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ये यूज होता है। क्लियर? पूरे वर्ल्ड में ये यूज होता है। आइए नेक्स्ट है हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर, समझ गया ना आप लोग कि द कैलेंडर नाउ यूज द वर्ल्ड ओवर, इट हैज 12 मंथ एडिंग अप टू 365 डेज एंड अ लीप ईयर एवरी 4 ईयर। हाउएवर सेंचुरी ईयर, for example 1800, 1900, 2000 are leap year only if they are multiple of 400. So in the 3 centenary year above only 2000 is a leap year. देखिए लीप ईयर क्या होता है ये तो आप लोग समझे होंगे, पढ़े भी होंगे मैथ्स में या फिर साइंस में, इन सब में पढ़े होंगे। तो लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर क्या होता है कि वहां पे एक एग्जांपल लिए थे, 1800 का लिए थे एग्जांपल। 1800 एग्जांपल क्या क्या लिए थे? 1800, 1900 और 2000, ये 3 एग्जांपल लिए थे। इन तीनों एग्जांपल में ना ये लीप ईयर है ना ये लीप ईयर है और ये तो है। क्यों भाई? क्योंकि इन तीनों में 4 से जो डिवाइड होने वाला है वो सिर्फ यही है। तो 4 5 या 20 हो जाएगा, 20 कट गया और ये 0 0, यानी 50 बार में ये क्या हो गया? डिवाइड हो गया। तो इसलिए ये क्या है? हमारा लीप ईयर है। कौन? ये सिर्फ यही लीप ईयर है हमारा, सिर्फ ये लीप ईयर है। ठीक है? उसी तरह हमारा जो अभी पिछले साल जो बीत गया 2024 ये भी लीप ईयर था, है ना। 2 से ये 4 से डिवाइड हो जाएगा 2024 कितने बार में? तो 5 बार में हो गया 20, कट गया 2 0, ये फिर 4, ये 6 बार में 24, है ना, कट गया ना। तो ये हमारा कट गया, इससे इतना ये बच गया क्वेश्चन। तो बोल रहा है क्या कि लीप ईयर क्या होता है? जैसे देखो 2000 में यानी 2000 ईस्वी में लीप ईयर था। ठीक है? तो इस लीप ईयर में क्या होगा? इस लीप ईयर में क्या होगा? जो फरवरी मंथ होगा वो 29 डेज का होगा, 29 डेज का होगा। उसी तरह 2024 इसमें भी जो फरवरी मंथ होगा वो भी 29 डेज का होगा, ये भी 29 डेज का होगा। ठीक है? तो ये है हमारा लीप ईयर, हर 4 साल पे आता है, 4 ईयर पे हर ये लीप ईयर देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर बात कर ले 2023 इसमें जो फरवरी मंथ होगा वो कितने डेज का होगा? वो क्या होगा? 28 डेज का। ठीक है? ये 28 डेज का रहेगा। क्लियर? तो लीप ईयर समझ गए होंगे आप लोग। चलिए एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 1947 का एग्जांपल लिया है, जब हमारा देश आजाद हुआ था, है ना। तो इसको लिख सकते हैं एडी। एडी क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद हुआ है। यहाँ पे अगर मान लेते हैं ये इनका जन्म टाइम पीरियड था यहाँ पे, तो इसके आगे अगर बढ़ रहे हैं तो 1947 आगे ही आएगा। ठीक है? इसके पीछे का बात करेंगे तो वो सब अलग आएगा, तो इसको एडी बोलेंगे या फिर सीई बोलेंगे। ठीक है? दोनों बोल सकते हैं। Similarly, the year before the conventional date for the birth of Jesus Christ are counted backward and used to be marked with BC या फिर BCE। BC या फिर BCE। BC यानी बिफोर क्राइस्ट और BC यानी बिफोर कॉमन एरा। ठीक है? बिफोर कॉमन एरा यानी इसके पहले वाले आगे वाले को क्या बोले थे? एडी बोले थे, एडी या फिर कॉमन एरा। इसके पहले वाले को क्या बोलेंगे? BC बिफोर क्राइस्ट या फिर बिफोर कॉमन एरा। ठीक है? तो इसके बैकवर्ड वाले का बिफोर क्राइस्ट या फिर बिफोर कॉमन एरा, और फॉरवर्ड वाले का एडी या फिर कॉमन एरा। चलिए क्लियर हो गया यहाँ पे। तो बिफोर कॉमन एरा फॉर एग्जांपल 560 BCE। 560 BCE में क्या हुआ था भाई? तो 560 BCE में हुआ था क्या कि इसी टाइम पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध, इसी टाइम पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है? 560 BCE में। यानी सोचिए अगर देखा जाए तो जीसस क्राइस्ट से बड़े हुए, है ना, गौतम बुद्ध जो है जीसस क्राइस्ट से बड़े हुए, यानी उसके पहले जन्म लिए थे वो। तो आगे बढ़ते हैं। कैन यू कैलकुलेट हाउ मेनी ईयर एगो दैट वाज? तो कितने साल पहले? तो 560 साल पहले, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। समझ गए होंगे ना एडी क्या होता है, बीसी क्या होता है, बीसी क्या होता है ना, सीई क्या होता है, ये सब समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं हम लोग। ठीक है? अब ये ग्राफ क्या बता रहा है हम लोग को? ये ग्राफ क्या बता रहा है? टाइमलाइन को। ठीक है? ये हमारा 40,000 BCE। क्या है? 40,000 BCE। इसके पहले जो था वो इधर ये उतना कुछ नहीं शो कर रहा है, लेकिन इसके बाद आइस एज आया। क्या आया? आइस एज आया। ठीक है? इसके बाद, ठीक है, 40,000 BCE के बाद 1400 BCE ये आइस एज आया। ठीक है? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आगे बढ़े स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या समझे थे? यहां पे इसको समझे थे कि सच कैलकुलेशन आर सिंपल बट देयर इज अ कैच। देयर इज अ
catch. Such calculation are simple, but there is a catch. In the Gregorian calendar, there is no year 0. The year 1 CE follow immediately the year 1 BCE. ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जीरो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई यहाँ बीच में जीरो है और इधर 1 2 3 ऐसे ही चलता जाएगा, इधर 1 2 3 ऐसे चलता है। हम लोग नंबर लाइन नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये है टाइम लाइन, ठीक है, नंबर लाइन नहीं है, तो इसलिए ये जीरो का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे बात करेंगे किस चीज का, ये अगर क्या बोलते हैं बिफोर कॉमन है, ये बीसीई है, बीसीई है तो जस्ट बाद अगले साल मतलब सीई हो जाएगा 1 सीई, तो 1 बीसीई है तो जस्ट बाद 1 सीई हो जाएगा, और 1 सीई है तो जस्ट पहले 1 बीसीई होगा। क्लियर, तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बोल दिया गया कि फॉलो इमीडिएटली द ईयर 1 बीसीई, यानी 1 सीई के जस्ट बाद क्या आ जाएगा 1 बीसीई या फिर जस्ट पहले, ठीक है। तो ड्रॉ अ सिंपल टाइमलाइन मार्किंग एवरी ईयर फ्रॉम 2 बीसीई टू 2 सीई, यू विल सी दैट बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ अ ईयर 0, यानी यहाँ पे 2 BCE है और यहाँ पे 2 CE है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में कोई जीरो का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, जीरो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो कितना का गैप हो गया यहाँ पे, गैप कितने साल का होगा, ठीक है, ओनली 3 ईयर हैव पास्ड बिटवीन दिस 2 डेट्स, 3 साल इस दोनों के बीच बीता, इसके बीच और इसके बीच, यानी क्या है यहाँ पे देखो क्लियरली समझते हैं यहाँ पे, ये हमारा टाइमलाइन, ठीक है। यहाँ पे है बीच का पॉइंट जो कि जिससे स्क्रैच का जन्म हुआ, ये 1, ये है 2 3 4, फिर उधर से 1 2 3 4, तो ये 1, ये है 2, ये है 1, ये है 2, ठीक है। तो ये वाला 2 जो है, एक सेकंड, ये जो 2 है यहां पे है हमारा बीसी और ये है सी, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस क्या दिख रहा है यहाँ पे कि इन दोनों के बीच का गैप जो है वो 3 ईयर का है। कितना ईयर का है, 3 ईयर का गैप है। देखो कैसे, देखो यहाँ पे 3 ईयर पास्ट, कैसे भाई, तो so to calculate the number of year between a CE date and a CE date, BCE and CE date, you should add them but subtract 1 in the above case। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 प्लस 2 कर देंगे और माइनस 1 कर देंगे, तो कितना आएगा 3। ये फॉर्मूला हम लोग को फॉलो करना है, ठीक है। ये 2 + 2 -3 -1, 2 + 2 -1 कर देंगे, तो ये हमारा दोनों के बीच का गैप पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, गैप। अगर मान लेते 4, यहाँ पे 4 ले लिए और यहाँ पे भी 4 ले लिए, तो ये 4 + 4 कर लेंगे, कैसे कर लेंगे, 4 + 4 -1 = 4 4 8 में से गया तो 7 साल का गैप है दोनों के बीच। क्लियर हो गया, तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा, यानी जीरो का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है कि भाई जीरो भी है बीच में, तो जीरो का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। ये बस ओरिजिन पॉइंट लिया गया है कि यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था, और यही से हम लोग क्या करते हैं, टाइमलाइन को काउंट करते हैं, ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से। आइए आगे बढ़ते हैं। तो प्रैक्टिस अ फ्यू एग्जांपल विथ योर क्लासमेट्स। फॉर एग्जांपल, टू रिटर्न टू द क्वेश्चन अबाउट द बुद्धा, सपोज वी आर नाउ इन ईयर 2024 CE, देन द बुद्धा वाज बोर्न 560 क्या है BCE प्लस 224 CE -1 = इतना। तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि भाई अभी हमारा 2024 चल रहा है, अभी तक हमने क्या समझा कि 2024 चल रहा है, 2024 चल रहा है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 560 BCE में, 560 BCE में। तो ये 560 BCE जो है ये क्या है, ये टाइमलाइन अगर देखते हैं तो यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का जन्म है, तो 560 BCE इधर आएगा, यानी यहाँ पे मान लेते हैं 560 है ना, यहाँ पे मान लेते हैं 560 रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी क्या चल रहा है, 2024 मान लेते हैं, यहाँ पे है 2024 चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 2024 जो चल रहा है और ये 560 यानी गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और अभी करंट का टाइम, इन दोनों के बीच का गैप क्या है, कैसे निकालेंगे, तो अभी जस्ट मैंने बताया कि क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 560 है, 560 प्लस 2024 अब -1 कर देंगे, तो ये जो आंसर आएगा हमारा क्या आएगा, 2583 ये गैप आएगा, 2583 का गैप आएगा, यानी इतना साल का गैप है अभी और गौतम बुद्ध के जन्म के बीच का, ठीक है, 2024 और 560 BCE का। क्लियर हो गया। अभी जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, CE चल रहा है, कॉमन एरा, ठीक है, यानी AD भी बोल सकते हैं और CE भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड में ये दिया है टाइमलाइन का एक मैप, और क्या है भाई, तो यहाँ पे है वी आर हियर, अभी हम लोग यहाँ पे है ना
क्या है 21st सेंचुरी में अभी हम लोग चल रहे हैं, तो हम लोग अभी कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो वी आर हियर, ठीक है। अशोका का टाइम था ये, कब, बर्थ ऑफ जीसस, हाँ यहाँ पे ये जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। इसके पहले का टाइम जो था, ये सब टाइमलाइन दिखा रहा है यहाँ पे, एंड ऑफ लास्ट आइस एज। आइस एज कब खत्म हुआ, 12,000 साल पहले, 12,000 मतलब बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के 12,000 साल पहले, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर फर्स्ट सेटलमेंट एंड बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर और फर्स्ट सेटलमेंट कब स्टार्ट हुआ, तो 8000 सीई में, बीसीई में, 8000 बीसीई में। कॉपर मेटलर्जी यानी कॉपर का ऑब्जेक्ट कब बनने लगा, तो इस टाइम पे बनने लगा, है ना, 4000 बीसी में। पोट्री का टेक्नोलॉजी कब आया, तो 6000 बीसी में। उसी तरह और भी बहुत सारा वर्ल्ड में चीजें आए, ठीक है। मेसोपोटामिया का सिटी कब बना था भाई, तो इस एज में, है ना, इस एज में 4000 और 6000 के बीच में, है ना। उसी तरह इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, तो यहाँ पे बर्थ ऑफ बुद्ध, ये सब चीजें जो है क्या बता रहा है, एक टाइमलाइन को बता रहा है कि कौन कब आया, कौन किसके पहले आया, कौन किसके बाद आया, ये सब चीजें हमारा टाइमलाइन दिखा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे कि our timeline is a convenient tool to mark such events as it's shown as a sequence of dates and events covering any particular period, है ना। क्या करता है टाइमलाइन, हमको एक सहूलियत देता है, एक हेल्प देता है चीजों को समझने के लिए कि कब कौन सा इवेंट हुआ था, कब कौन किसके साथ इवेंट हुआ था, है ना, कौन कब बर्थ लिया था। तो टाइमलाइन हम लोग को ये बताता है, ठीक है, डेट्स बताता है हम लोग को, ये सारा चीज, बर्थ यानी बर्थ कब हुआ। इट रन्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी टू द प्रेजेंट विद अ फ्यू इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स, है ना, कुछ लैंडमार्क्स से भी रिलेटेड हो जाता है। जैसे हम लोग जान रहे हैं कि भाई हम लोग इंडिया के नागरिक हैं, तो इंडिया के नागरिक कैसे बने, कुछ इतिहास रहा होगा हम लोग का, कुछ हिस्ट्री रहा होगा, तो उसी से कंपेयर कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, अभी के टाइम पीरियड को और हमारे हिस्ट्री के टाइम पीरियड को। तो क्या हो जाता है, एक कुछ ना कुछ इस जमीन से हमारा इतिहास जुड़ा होता है, जिसकी वजह से हम लोग अभी भी इसी जमीन से जुड़े हुए हैं, है ना। तो वही बता रहा है यहाँ पे। तो नोट दैट द डॉटेड पोर्शन मार्क अ स्किप्ड पीरियड, है ना, ये सब जो है ये सब डॉटेड पोर्शन है ना। अदरवाइज दिस टाइमलाइन वुड हैव टू बी ऑलमोस्ट 3 मीटर लॉन्ग, है ना। ये टाइमलाइन कितना 3 मीटर लॉन्ग है, 3 मीटर लंबा है बस, लेकिन ये सब डॉटेड पॉइंट जो है एक बहुत लंबा लंबा एरा को बताता है, युग को बताता है ना, बहुत बड़ा बड़ा युग को बताता है। जैसे जीसस क्राइस्ट मतलब आज से कई साल पहले, गौतम बुद्ध भी कई साल पहले, तो ये सब क्या बताता है, 3 मीटर का एक लाइन पे ही हम लोग क्या किए, इस पूरे को ड्रॉ कर लिए, है ना, इस पूरे चीज को ड्रॉ कर लिए। तो ये 3 मीटर का लाइन नहीं है, एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड को शो कर रहा है ना, बहुत बड़ा। A timeline also help in understanding the order in which historical events takes place. For example, even without looking at dates, you can now see that birth of Buddha occurred before the that of Jesus. है ना, जीसस क्राइस्ट का बर्थ जो है कब हुआ था, बुद्धा के गौतम बुद्ध के बर्थ के बाद हुआ था। क्या हुआ था, गौतम बुद्ध के बर्थ के बाद हुआ था जीसस क्राइस्ट का जन्म, है ना, यहाँ पे। यानी जीसस क्राइस्ट का जन्म अगर यहाँ पे हुआ था तो 560 साल यानी 560 बीसी, इतना पहले हुआ था किसका, गौतम बुद्ध का जन्म, ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये स्लाइड क्या बता रहा है हमारा, डोंट मिस आउट, है ना, इसको छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना। क्या है भाई जो मिस नहीं करना है, along with a year and a decade we often use other term of understand longer duration of time. Two of these are quite commonly used when learning about history. चलिए अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, जैसे हम लोग एक छोटा सा लाइन पे एक लंबा लंबा टाइम पीरियड हम लोग ने देखा, ठीक उसी तरह एक छोटा सा वर्ड से हम लोग एक लंबा सा टाइम पीरियड के बारे में समझ सकते हैं। जैसे ये 2 वर्ड का हम लोग एग्जांपल लिए हुए हैं, एक ये रहा और दूसरा जो है ये रहा, इन दोनों वर्ड का हम लोग एग्जांपल लिए हैं, ठीक है। तो पहले एक एक करके दोनों को समझ लेते हैं। ये 2 वर्ड जो है क्या हेल्प करता है हम लोग को, तो हेल्प ये करता है कि एक लंबा सा टाइम पीरियड एक छोटा सा वर्ड जो है बता देता है। इट इज एनी पीरियड ऑफ 100 ईयर, यानी 100 साल का पीरियड। जैसे मान लेते हैं 500 ईयर, इसको 500 ना बोल के क्या बोलेंगे, 5 सेंचुरी बोलेंगे, है ना, 5 सेंचुरी बोलेंगे। तो सेंचुरी का मतलब तो पता ही है, जैसे अभी विराट कोहली ने कई सेंचुरी लगाए, तो सेंचुरी का मतलब क्या 100, है ना, तो 5 सेंचुरी बोला यानी 500 लगाया, है ना। उसी तरह 10 सेंचुरी 1000, तो वही बता रहा है यहाँ पे कि हर एक सेंचुरी जो है 100 साल को लोकेट करता है, बताता है। इन हिस्ट्री स्पेसिफिक सेंचुरीज आर काउंटेड एवरी 100 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर 1 CE, ठीक है, 1 CE, यानी ये टाइमलाइन ड्रॉ कर दिए। यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, यहाँ पे 1 CE हो गया, ठीक है। इसके पहले मान लेते हैं यहाँ पे क्या है 100 CE,
100 सी, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट सेंचुरी, एक सेंचुरी पहले, ठीक है। तो यही बता रहा है कि 1 सी से स्टार्ट होगा और वहीं से जो है 100 सी तक जाएगा, तो 1 सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगा। फॉर इंस्टेंट वी आर करेंटली इन द 21st सेंचुरी, है ना। अभी हम लोग कहाँ पे हैं, तो 21st सेंचुरी पे है ना। जस्ट अभी हम लोग इधर इसके पहले टाइमलाइन पे देखा था, ये हमारा एक टाइमलाइन, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे हैं, ठीक है, अभी हम यहाँ पे हैं, मान लेते हैं 2000 यहाँ पे है, तो 2024 यहाँ 25 यहाँ मान लेते हैं 2025, ठीक है। 2025 ये होगा 2025, तो 2025 अभी यहाँ पे, इसके पहले होगा बहुत सारा टाइम पीरियड, है ना, इसके पहले। तो यही बताना चाह रहा है कि टाइम पीरियड जो है एक छोटे से वर्ड से भी हम लोग लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 21st सेंचुरी समझ गए यहाँ पे, हाँ या 21st सेंचुरी, तो 21st सेंचुरी में भी हम लोग जी रहे हैं, विच रन फ्रॉम द 2001 टू 2000 ये 2100, है ना, 2100, यानी 2001 से स्टार्ट हुआ और 2100 तक चलेगा, तो क्या हो जाएगा, एक सेंचुरी कंप्लीट, समझ रहे हो। तो 21st सेंचुरी में है हम लोग अभी, क्लियर हुआ, आगे बढ़े, है ना। जैसे ये टाइमलाइन अगर बना लेते हैं हम लोग, तो ये जीसस क्राइस्ट का जन्म है, तो यहीं से एक सेंचुरी स्टार्ट हुआ होगा, तो एक सेंचुरी यहाँ पे हो गया, एक सेंचुरी, फिर 2 सेंचुरी, फिर 3 सेंचुरी, ऐसे करते 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 हम लोग यहाँ पे पहुंच गए, 21st सेंचुरी में है हम लोग, 21st सेंचुरी में है, और यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, है ना, यहीं से काउंट हो गया, 21st सेंचुरी में भी हम लोग चल रहे हैं, क्लियर। The centuries BCE are calculated beginning from the year first BCE and keeping going back in time, ठीक है। ठीक उसी तरह बैक साइड में भी ऐसे चलेंगे हम लोग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द 3rd सेंचुरी BCE would include the year 300 BCE to 2001 BCE। देखो ध्यान से समझो यहाँ पे, तो अभी तक हमने फॉरवर्ड देखा, अब बैकवर्ड में देखेंगे, तो ये मान लेते हैं टाइमलाइन है, ठीक है, जीसस क्राइस्ट का जन्म, यहाँ पे हमारा है 1 BCE, ठीक है, 1 BCE, इधर था 1 CE था, तो इधर वाला नहीं देखेंगे, इधर वाला हम देखेंगे। तो इधर जब जाते हैं तो ऐसे करते 1 2 3 ऐसे करते 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 कहां पे पहुंचेगा, कहां पे पहुंचेगा बताओ, तो 100 CE तक जाएगा, 100 CE तक जाएगा, जाएगा ना, तो 100 CE, फिर आगे और बढ़ेंगे तो यहां पे चल जाएगा तो 200 CE, 200 CE, एक सेकंड बड़ा बड़ा थोड़ा लिख देते हैं, ये मान लेते हैं 100, ये हो गया 200, फिर और आगे जाएंगे तो यहां आ जाएगा 300, तो ये सब क्या है हमारा, CE है, CE है, CE है, ठीक है। तो यहां से हम लोग काउंट करेंगे तो आगे बढ़ रहा है ऐसे, ठीक है, तो आगे तो बढ़ रहा है लेकिन जो नंबर का काउंटिंग है वो घट रहा है, देखो 200 से 100 हो रहा है, क्लियर हो गया। तो यही चीज हम समझाना चाह रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों साइड में वैसे ही होगा, ठीक है, एक में घटेगा और एक में बढ़ेगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा ये दूसरा वर्ड, 2 वर्ड लिया था मैंने, दूसरा वर्ड है मिलेनियम। मिलेनियम क्या है समझते हैं, मिलेनियम क्या है, इट इज एनी टाइम पीरियड ऑफ 1000 ईयर, कितना 1000 इन हिस्ट्री, स्पेसिफिक सेंचुरीज आर काउंटेड एवरी 1000 ईयर फ्रॉम द ईयर 1 CE, ठीक है। 1 CE से अगर टाइमलाइन हम स्टार्ट करते हैं 1 CE से, 1 CE से, तो आगे जाएगा कब तक, 1000 तक, अगर 1000 तक गया, 1000 CE तक, तो क्या हो जाएगा, 1 मिलेनियम कंप्लीट हो जाएगा, 1000 CE तक गया तो, ठीक है, समझ गया ना, 1000 CE तक गया तो 1 मिलेनियम कंप्लीट हो जाएगा, 1000, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे 1000 CE तक गया तो 1 मिलेनियम कंप्लीट हो गया, ठीक है। फॉर इंस्टेंस वी आर करेंटली इन द 3rd मिलेनियम CE, अभी हम कहां पे हैं, 3rd मिलेनियम CE में है। जैसे यहां पे मान लेते हैं जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, तो 1 CE यहां से स्टार्ट हो रहा है मान लेते हैं, तो यहां से अभी तक हम लोग कहां पे पहुंचे हैं, 3rd मिलेनियम CE तक, 3rd मिलेनियम में अभी तक पहुंचे हैं, ठीक है, 3rd मिलेनियम में हम लोग पहुंचे हैं अभी। जैसे विच बिगेन इन 2001 CE एंड विल गो अप टू 3000 CE, है ना, 2001 से मान लेते स्टार्ट हुआ, 2001 CE से, तो ये कहां तक जाएगा, 3000 तक जाएगा, तो यहाँ पे 1 मिलेनियम कंप्लीट हो गया, इस टाइम पीरियड के बीच में 1 क्या है, 1 मिलेनियम कंप्लीट हो गया, 1 मिलेनियम, ठीक है, 1 मिलेनियम कंप्लीट हो जाएगा 2001 से लेकर के 3000 तक के बीच में, ये 3000 है, ठीक है, CE, ठीक है, CE। तो यहां पे हम लोग क्या समझे कि भाई टाइम पीरियड, इससे भी हम लोग पता कर सकते हैं कि ये क्या बता रहा है, ठीक है। इन द टाइम कहां गया, हो गया यहां तक, अब ये एज विथ सेंचुरीज मिलेनियम BCE आर आल्सो कैलकुलेटेड बिगिनिंग फ्रॉम 1 BCE एंड गो बैकवर्ड, सो द फर्स्ट मिलेनियम BCE
फर्स्ट मिलेनियम बीसी वुड इंक्लूड द ईयर 1 बीसी टू 1000 बीसी। तो ऐसे करके हम लोग बैकवर्ड और फॉरवर्ड की तरफ भी जा सकते हैं हम लोग, है ना, बीसी और सी दोनों की तरफ जा सकते हैं। इन द टाइमलाइन गिवन ऑन पेज 62 एंड 63, है ना, बुक में आपको दिया होगा टाइमलाइन, जो अभी तक हमने ये वाला देखा ना टाइमलाइन, ये सब, ये वाला, ये और ये, तो यही है, यही बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ गए हम लोग। अब बात करेंगे आगे, तो ये पेज नंबर में दिया हुआ है, तो कैन यू मार्क द बिगिनिंग ऑफ 8th मिलेनियम बीसी, ठीक है। नोट इन इंग्लिश द प्लूरल ऑफ मिलेनियम इज मिलेनियम्स एंड मिलेनिया। ये दोनों ही सही है, ठीक है, ये भी वर्ड यूज हो सकता है, ये भी वर्ड यूज हो सकता है, ये दोनों के लिए, ठीक है, मिलेनियम के लिए। क्लियर। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया, क्या है भाई, डू यू नो हाउ कैलेंडर हैव बीन ट्रेडिशनली मेड इन इंडिया। अच्छा, पूछ रहा है कि कैसे कैलेंडर बनाया जाता था पुराने टाइम में इंडिया का, ठीक है। हाँ, तो इंडिया का कैलेंडर ट्रेडिशनली कैसे बनाया जाता था पहले के टाइम पे, तो मेनी इंडियंस कैलेंडर्स really on the position of sun and the moon to define the month of the year, ठीक है। बोल रहा है क्या कि पुराने टाइम में इंडिया का या फिर किसी भी कंट्री का बात कर लें, तो पुराने टाइम में कैसे होता था, पोजीशन ऑफ द सन या फिर मून और सन के पोजीशन के बेसिस पे जो है टाइम को मेजर किया जाता था। टाइम को भी मेजर करते थे, साथ में क्या क्या, डेट, मंथ, ये सब, ईयर, ये सब भी। उसी में से एक बुक का नाम है किस, क्या, पंचांग। पंचांग जो है एक बुक है जिसमें टेबल विच लिस्ट द डे ऑफ ईच मंथ along with related astronomical data, ठीक है। तो सन और मून के पोजीशन या फिर मूवमेंट के बेसिस पे ही हम लोग क्या किए, पंचांग किताब को लिखे। पंचांग में क्या बताया गया है कि डेट कैसे लिखा जाए, डेट कैसे बताया जाए, मंथ कैसे बताया जाए, या फिर ईयर कैसे बताया जाए, तो ये पंचांग में सारा चीज मेंशन है एस्ट्रोनॉमिकल डाटा के थ्रू, ठीक है। तो इट प्रिसाइसली प्रेडिक्ट इवेंट्स लाइक सोलर एंड लूनर इक्लिप्स। आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स, इन दोनों की वजह से क्या होता है, हम लोग टाइम पीरियड को मेजर कर सकते हैं, टाइम फॉर सनराइज एंड सनसेट एक्सेट्रा, ये सब की वजह से भी हो सकता है ना, कब सूरज ढलता है, कब सूरज उगता है, इन सब के हेल्प से भी कर सकते हैं हम लोग। पंचांग स्टिल वाइडली यूज्ड इन इंडिया। पंचांग जो है ना इंडिया में बहुत ज्यादा पैमाने पर यूज किया गया, पूरे भारत में। ऑफ एन ऑल गिवन वेदर प्रेडिक्शन फॉर द ईयर, पूरे साल कैसा मौसम रहेगा, कौन सा वेदर रहेगा, कौन आएगा कौन जाएगा वेदर, ये सब भी मेंशन किया हुआ है पंचांग के अंदर, ठीक है। डेट्स एंड टाइमिंग ऑफ फेस्टिवल्स एंड मोर, और भी बहुत सारा चीज, डेट्स है, टाइमिंग है, और भी बहुत सारा इवेंट्स है, उसको ये डिफाइन किया गया उसके अंदर, या फिर कोई भी फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं उसको भी डिफाइन किया गया है पंचांग के अंदर, क्लियर। तो ये पंचांग जो है बहुत इंपॉर्टेंट किताब था एंशिएंट टाइम पे इंडिया के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ डाटा है जो कि आप लोग के बुक में दिया हुआ था, ठीक है, बुक में दिया हुआ था। यहाँ पे क्या करना है, अपने जनरेशन यानी जनरेशन के बारे में बताना है, पापा हो गए, दादा हो गए, फिर परदादा हो गए, तो इन सब के बारे में यहाँ पे मेंशन करना है, उनका नाम, उनका ऑक्यूपेशन, जगह कहाँ पे वो जन्म लिए थे, या फिर और भी एक चीज बताना है, क्या, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उनके बारे में आपको कैसे पता चला, जैसे दादा के बारे में आपको कैसे पता चला, परदादा के बारे में आपको कैसे पता चला, तो क्या सोर्सेस आपको मिला जिससे पता चला उनके बारे में कि जन्म हुआ, इतने तारीख को उनका जन्म हुआ, कहाँ पे जन्म हुआ, वो क्या काम किया करते थे, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर क्या करते थे, और उनका नाम क्या है, ये सारी चीजें देना आपका एक तरह से क्या है, हिस्ट्री के बारे में पूछा है आपसे कि आपके दादा का हिस्ट्री क्या था, परदादा का हिस्ट्री क्या था, ये सब चीजें। तो व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, अब हमारा नया टॉपिक आता है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, कैन यू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, कैन यू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट एटलीस्ट 3 जनरेशन, यानी बोल रहा है कि 3 जनरेशन, कम से कम 3 जनरेशन, एक जनरेशन ये हो गया हमारा, और एक जनरेशन ये हो गया हमारा, क्या है, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, यानी ये दादा का हो गया है ना, पापा का भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, तो 3 जनरेशन का पूछा है, पापा, दादा और परदादा। ये पैटर्नल है और ये मैटर्नल है, मतलब ये पापा के साइड का है और ये मम्मी के साइड का है, यानी ये दादा दादी, ये नाना नानी, ये परदादा परदादी, पैटर्नल है ना, हाँ पैटर्नल, परदादा परदादी, और ये परनाना परनानी ठीक है। तो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में भी पूछा है। तो जनरेशन ऑफ योर फैमिली ऑन योर मदर साइड एंड फादर साइड, क्रिएट अ फैमिली ट्री विथ योर पेरेंट्स, है ना, एक फैमिली ट्री बनाना है। जैसे मान लेते हैं ये एक फैमिली ट्री हम बनाते हैं, 1 2 3, ठीक है, ये 3 जनरेशन का फैमिली ट्री है। ये हो गया हमारे पेरेंट्स, पेरेंट्स, ये हो गया ग्रैंड पेरेंट्स, और ये हो गया ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स,
ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। तो ये 3 हो गया हमारा फैमिली ट्री एक तरह का, ठीक है। पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हो गए। तो ये फैमिली ट्री है। तो इन्हीं के बारे में ये सारी चीजें आपको इंफॉर्मेशन के तौर पे देना है कि रिलेशन तो यहाँ लिखी दी है, नाम उनका, ऑक्यूपेशन उनका, बर्थ ऑफ प्लेस, यानी इन सब के बारे में, ठीक है, बर्थ ऑफ प्लेस, ऑक्यूपेशन, ये सब, और सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको कैसे मिले, पेरेंट्स से मिले या फिर कोई और अपने आपको बताया, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नहीं, थोड़ा सा इसमें बढ़ गया। ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रेट फाइंड आउट देयर नेम्स, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये चीज के बारे में जो अभी हम बताएं आपको। चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो हमारा टॉपिक था क्या, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, है ना। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री क्या क्या है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। तो हैव यू एवर सीन ओल्ड कॉइन्स, बुक्स, क्लॉथ्स, ज्वेलरी और यूटेंसिल्स इन एंड अराउंड योर हाउसेस। क्या आपने कभी ये चीज का जिक्र किया है घर पे, या फिर क्या घर पे उस चीज को ढूंढने का कोशिश किया है जो आपके पापा के जमाने का हो, दादा के जमाने का हो, या फिर परदादा के जमाने का हो। तो वैसा चीज आपको घर पे जरूर मिलेगा। क्या मिल सकता है, तो ओल्ड कॉइन्स, है ना। आपने अभी के जनरेशन को क्या है कि ओल्ड कॉइन्स के बारे में उतना जानकारी नहीं है, बट जिन्होंने जानकारी लिया हुआ है उनको पता है कि आज से 50 साल पहले कौन कौन सा कॉइन हुआ करता था, 100 साल पहले कौन कौन सा कॉइन हुआ करता था। तो ये सब जानकारी जो है इकट्ठा कर सकते हैं। या फिर आज से 100 साल पहले जो बुक प्रिंट हुआ करता था वो किस तरह का दिखता था, कैसा हुआ करता था, कैसा पेज था उसका। तो ये सब चीजें, या फिर कपड़ा का बात कर सकते हैं, या फिर ज्वेलरी का, या फिर बर्तन का, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है क्या बताता है, पुराने टाइम कैसा चीजें हुआ करता था पुराने टाइम पे, कॉइन्स कैसा था, बुक्स कैसा था, क्लॉथ्स कैसा था, ज्वेलरी कैसा था। उसी तरह बर्तन होता है ना, यूटेंसिल्स, ये मिट्टी का भी होता है ना, मेटल्स का भी होता है। तो ये सब चीजों को हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं ताकि इंफॉर्मेशन मिल सके। कुछ आपके घर में भी हो सकता है या फिर आपके अराउंड कहीं पे भी हो सकता है। तो व्हाट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी गेन फ्रॉम सच ऑब्जेक्ट। तो किस तरह का इंफॉर्मेशन हमको इन सब ऑब्जेक्ट से मिलेगा, इन सारे ऑब्जेक्ट से किस तरह का इंफॉर्मेशन हमको मिलेगा। तो भाई यही मिलेगा कि पहले के टाइम पे कैसे लोग कैसे सामान को यूज करते थे, है ना। और फ्रॉम ओल्ड हाउसेस और बिल्डिंग्स, है ना। बहुत सारा पुराना हाउसेस है, बहुत सारा पुराना बिल्डिंग्स है, वो सब के वजह से भी हम लोग को कुछ ना कुछ पता चलता है। तो every object or structure tells a story and is like a piece in a jigsaw puzzle, है ना। क्या बोलता है, एक पजल के रूप में, जैसे आपको एक पजल दे दिया जाए जिसको आपको एक हेडिंग भी दे दिया जाए कि ये कोई पुराने टाइम का, मतलब एंशिएंट टाइम का कोई बहुत ही पॉपुलर मॉन्यूमेंट है, बहुत ही पॉपुलर बिल्डिंग है। तो क्या आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं, पजल को सॉल्व कर सकते हैं। अब कर सकते हैं, बहुत लोग कर सकते हैं, क्योंकि उनको आइडिया हो जाएगा कि ये पुराने टाइम का कोई मॉन्यूमेंट्स का फिगर है ना। तो उसको सिर्फ क्या करना है, सॉल्व करना है पजल को। द ऑब्जेक्ट दैट यू सी अराउंड योर हाउस कन्वे something of the history of your family. Similarly, we can put together historical events through a variety of sources, but keep in mind that in the case of history, quite a few pieces of the puzzle may remain missing. ठीक है, तो पजल या तो कंप्लीट भी हो सकता है या फिर कोई पजल मिसिंग भी हो सकता है ना। तो ये सब चीजें जो है एक तरह से हमारे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के बारे में बताता है। अब ये देखिए, ये एक ग्राफ है जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ये ग्राफ क्या बता रहा है, सोर्स ऑफ हिस्ट्री को बता रहा है। क्या बता रहा है, सोर्स ऑफ हिस्ट्री को बता रहा है। तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री जो है वो क्या क्या है, किन किन रूप में है, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे इस ग्राफ के जरिए, ठीक है। तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री, तो सोर्स देखो 4 तरह का सोर्स है, एक ये है और एक ये है, एक इधर है और एक नीचे ये रहा। तो पहला सोर्स क्या है, ओरल सोर्स। क्या है, ओरल सोर्स। ओरल सोर्स में क्या हो सकता है, या तो आपको कोई दादा परदादा ऐसे, या फिर दादा नाना नानी परनाना परनानी ये सब बताए होंगे आपको कोई चीज के बारे में, या फिर फॉल्कलोर्स यानी पुराना गीत संगीत, इन सब के हेल्प से पता चला हो। तो ये सारा कहलाता है ओरल सोर्स। उसी तरह आता है हमारा कौन सा, ओरल के बाद ये देख लेते हैं क्या है, लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी मतलब लिखा हुआ सोर्स। लिखा हुआ सोर्स में या तो इंडियन लिटरेचर हो सकता है या तो फॉरेन लिटरेचर हो सकता है, ठीक है। इंडियन लिटरेचर में बहुत सारा है ना, पोयम हो गया, प्ले हो गया, हिस्टोरिकल टेक्स्ट हो गया, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज हो गया, या फिर वेद हो गया। वेद होता है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये सब हो गया वेद। तो इन सब के हेल्प से हम लोग को क्या मिलता है, लिटरेरी सोर्स मिलता है। या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हेल्प से कुछ मिल गया लिखा हुआ, पुराने टाइम पे जो साइंटिस्ट हुआ करते थे वो लिख दिए कुछ। तो ये सब हमारा लिटरेरी सोर्स हो गया। ठीक उसी तरह फॉरेन सोर्स में भी आ जाता है, कुछ लोग घूमने आए तो वो लिखे हैं, कुछ हिस्टोरिकल आए वो लिखे हैं। तो ये सब हो गया हमारा लिटरेरी सोर्स जो कि लिखा हुआ है। ये हो गया ओरल सोर्स। और तीसरा हमारा आर्टिस्टिक सोर्स। आर्टिस्टिक सोर्स मतलब कुछ ड्रॉइंग किया गया है ना, पेंटिंग के रूप में, स्कल्पचर के रूप में, या फिर पैनल्स के रूप में। इन सब रूप में क्या किया गया, ड्रॉइंग किया गया, और उस ड्रॉइंग के जरिए हम लोग क्या एक सोर्स मिल गया किस चीज का, सोर्स ऑफ हिस्ट्री का। ठीक है, और वो कहलाया क्या, आर्टिस्टिक सोर्स। ठीक है,
चौथा है हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल का मतलब समझ ही रहे होंगे आप लोग, आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो कि आर्कियोलॉजिस्ट लोग जो है ढूंढते हैं, जैसे इंस्क्रिप्शन के रूप में हो सकता है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स, या फिर स्ट्रक्चर्स के रूप में हो सकता है, या फिर क्या है एग्जीबिशंस के रूप में हो सकता है। ठीक है, इन तीन रूप में आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो सकता है। इन तीन रूप में भी क्या क्या हो सकता है भाई, इंस्क्रिप्शन में कैसा हो सकता है, तो मैन्यूस्क्रिप्ट हो सकता है, कॉपर प्लेट्स हो सकता है, कॉइन्स हो सकता है इंस्क्रिप्शन के रूप में। इंस्क्रिप्शन समझ रहे हो ना आप लोग, हार्ड सरफेस या फिर हार्ड मेटल वाले पोर्शन पे जो भी चीज लिखा हो या फिर ड्रॉ किया हो या फिर कुछ भी बनाया गया हो तो उसको बोलेंगे इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इंस्क्रिप्शन। तो ये सब हो गया हमारा। उसी तरह स्ट्रक्चर के रूप में मॉन्यूमेंट्स हो गया, माउंट्स हो गया, ये सब चीजें हो गया, मॉन्यूमेंट्स माउंट्स ये सब स्ट्रक्चर के रूप में है। उसी तरह क्या है एग्जीबिशन के रूप में है, ह्यूमन एनिमल एंड प्लांट रिमेन्स, टूल्स एंड वेपन्स, ये सब चीजें हो गया। क्या है यहाँ पे फिगरिंग्स एंड ऑर्नामेंट्स, यानी जो ज्वेलरी बनता है ना वो सब, पोएट्री एंड टॉयज, हैबिटेशन एंड ब्यूरियल्स, ये सब चीजें हो गया हमारा सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। इतना सारा याद नहीं रखना है, बट जानकारी के लिए जरूरी है जान लेना। ठीक है, जानकारी के लिए कि भाई सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या क्या हो सकता है, कितने तरह का हो सकता है। तो एक ये है, एक ये है, और एक ये है, और एक लास्ट ये है। ठीक है, तो ये 4 तरह का सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री है। इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, तो वो सब चीजें की जानकारी होनी चाहिए आप लोग। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि देख सको, या फिर आपके बुक में क्लियरली दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड क्या है भाई, तो हु कंट्रीब्यूट टू ऑल दिस सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, कौन आखिर कौन लोग इन सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, कौन लोग का योगदान है इनको कलेक्ट करने में। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हिस्टोरियन देमसेल्व्स बट आल्सो आर्कियोलॉजिस्ट, एपिग्राफिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये सब जो है क्या करते हैं, एक एक करके सब चीज अलग अलग जो है स्टडी करते हैं। हमने शुरू में ही पढ़ा था, है ना, जियोलॉजिस्ट था, क्या क्या था देख लेते हैं एक बार, रिकॉल हो जाएगा, है ना। हाँ ये रहा, क्या क्या है भाई, तो यहाँ पे जियोलॉजिस्ट है ना, जियोलॉजिस्ट है। जियोलॉजिस्ट के अलावा कौन हो गया, तो क्या है पेलियोनोथोलॉजिस्ट, क्या है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये सब जो है हमारा सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री को ढूंढने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री को ढूंढने में हेल्प करते हैं। तो ये सब एक्सपर्ट होते हैं इन लिटरेचर एंड लैंग्वेजेस, है ना, हर लिटरेचर हर लैंग्वेज में एक्सपर्ट होते हैं ये लोग, है ना, लिटरेचर लैंग्वेजेस एंड सम मोड्स, और भी बहुत सारी चीजों में एक्सपर्ट होते हैं ये लोग। इन एडिशन इन द लास्ट 50 ईयर और सो साइंटिफिक स्टडीज हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग मोर एंड मोर टू द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट, है ना, पास्ट के बारे में जो है मतलब बहुत अच्छे से जानकारी दिया है बीते हुए 50 सालों में या फिर उससे भी ज्यादा। ठीक है, कौन लोग, यही लोग, ठीक है ना, आर्कियोलॉजिस्ट लोग। फॉर एग्जाम्पल स्टडीज ऑफ एंशिएंट क्लाइमेट, केमिकल स्टडीज ऑफ excavated material and studies of genetic of ancient people have provided fresh insight which supplements the more usual sources। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ तक क्या बोल रहा है कि बीते हुए कुछ सालों में जो है बहुत सारा रिसर्च हुआ था हिस्ट्री पे, तो हिस्टोरियन लोगों ने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया, है ना, हम लोग को। उसी तरह और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि एंशिएंट क्लाइमेट के बारे में स्टडी करना, तो वो कैसा उस टाइम पे क्लाइमेट, जैसे हम लोग पढ़े थे ना टाइमलाइन पे कि आइस एज हुआ करता था उस टाइम पे, मतलब बहुत ज्यादा ठंड हुआ करता था, सर्वाइव करना मुश्किल था, तो वो भी एक एज था, है ना, वो भी एक क्लाइमेट का क्या था, हिस्ट्री था। उसी तरह केमिकल स्टडीज ऑफ एक्सकेवेटेड मटेरियल, है ना, और भी बहुत सारा केमिकल स्टडीज हुआ, है ना, बहुत सारा मटेरियल के ऊपर। स्टडीज ऑफ जेनेटिक ऑफ एंशिएंट पीपल हैव प्रोवाइडेड फ्रेश इनसाइट्स, और भी बहुत सारा जेनेटिक पे रिसर्च हुआ है। जेनेटिक मतलब समझ रहे हो, जेनेटिक का यहाँ पे दिया हुआ होगा, है ना, जेनेटिक क्या लिखा है कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज हाउ इन प्लांट, एनिमल और ह्यूमंस सर्टेन फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक गेट पास्ड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। क्या लिखा है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो भी जो भी कैरेक्टरिस्टिक जाना, यानी जो भी आदत हो या फिर बनावट हो, ये सब चीजें जाना, वो क्या कहलाता है हमारा, जेनेटिक कहलाता है। जैसे होता है ना कि अगर किसी का बच्चा छोटा है तो उसके माँ बाप का हाइट भी छोटा होगा, है ना, किसी का माँ बाप बहुत ही गोरे हैं तो उसका बच्चा भी गोरा होगा। तो ये सब चीजें क्या होता है, जेनेटिक है एक तरह का, है ना, बायोलॉजिकल एक तरह का ये है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, या फिर प्लांट का भी हो सकता है, या फिर एनिमल्स का, या फिर ह्यूमन, इन तीनों में से ये सारा ये जेनेटिक जो है फॉलो करेगा तीनों में। ठीक है, आम का बीज अगर खा करके लगाओगे बीज को, तो अंगूर थोड़ी उसमें ये फड़ेगा, आम ही फड़ेगा, क्योंकि जेनेटिक है वो, है ना, जेनेटिक सोर्स है वो। आइए, तो ये था हमारा जेनेटिक के बारे में। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि जेनेटिक पे भी रिसर्च करते थे, एंशिएंट पीपल का कैसा था क्या नहीं था। ठीक है, तो धीरे धीरे वो चीजों को रिसर्च किए हिस्टोरियंस। एंड व्हेन हिस्टोरियन स्टडी रिसेंट हिस्ट्री, ठीक है, recent history, another source is newspaper. For the last few decades electronic media, television, internet, etc. can also be
कंसल्टेड। क्या लिखा है यहाँ पे कि आने वाले टाइम में जो है, आने वाले टाइम में मतलब बीता, अभी हम लोग का जनरेशन चल रहा है, तो आने वाले 100 साल के बाद, 100 साल के बाद क्या होगा, जो भी हमारे जनरेशन में जो भी सोर्स रहेगा वो तो न्यूज़पेपर के थ्रू भी मिल सकता है, इंटरनेट के थ्रू भी मिल सकता है, और भी बहुत सारा सोर्स है हमारे बारे में जानने के लिए उनको, है ना। 100 साल बाद जो जनरेशन आने वाले हैं उनको, ठीक है, बहुत सारा सोर्स मिल सकता है हमारे बारे में जानने के लिए। क्लियर। तो ये एक पिक्चर है जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है। क्या लिखा है, देयर इज अ फ्यू इमेजेस ऑफ डिफरेंट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री ऑन द नेक्स्ट पेज, ये वाला। हु एंड व्हाट डू यू थिंक द ऑब्जेक्ट शो। तो ये कॉइन है, ये एक मॉन्यूमेंट्स का कुछ है, और ये करंटली सिंबल है जो कि हम लोग भारत में यूज करते हैं। राइट डाउन द बॉक्सेस नेक्स्ट टू द इमेज एनी इंफॉर्मेशन दैट यू गेट फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट। तो इसके बारे में आपको ये लिखना है यहाँ पे, जो भी आप जानते हो, है ना, जो भी आप जानते हो यहाँ पे आप भरो इसके बारे में, ये जो सिंबल दिया हुआ है इसके बारे में जो भी आप जानते हो यहाँ पे फिलअप करो। अब है हमारा द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। अब देखिए, अभी तक हमने पढ़ा कि हिस्ट्री के बारे में कैसे जानेंगे, हिस्ट्री या फिर टाइमलाइन के बारे में कैसे जानेंगे, टाइम के बारे में कैसे जानेंगे, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री क्या क्या है, कैसे जानेंगे उसको। अब पढ़ेंगे कि बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, मानव का जो इतिहास है, मानव इतिहास वो कैसे शुरू हुआ, अब समझेंगे। आइए तो एक एक करके समझते हैं हम लोग, ठीक है, मानव इतिहास को। एक सेकेंड, मैं थोड़ा ये बैटरी चेंज कर लूं। तो आइए एक एक करके समझते हैं। तो मॉडर्न ह्यूमन जिसको होमो सैपियंस कह सकते हैं, मॉडर्न ह्यूमन को होमो सैपियंस। मॉडर्न ह्यूमंस हैव वॉक्ड द प्लैनेट फॉर अबाउट 3 लाख ईयर, है ना। 3 लाख साल से जो है ह्यूमन प्रजाति यानी मानव प्रजाति जो है धरती पे है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। प्लैनेट के ऊपर ह्यूमन प्रजाति 3 लाख साल पहले से है। दिस अपीयर टू बी अ वेरी लॉन्ग टाइम, एक बहुत लंबा समय होता है 3 लाख साल, है ना। इट इज ओनली अ टीनी फ्रैक्शन ऑफ द अर्थ हिस्ट्री, यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि धरती के इतिहास में एक छोटा सा पार्ट है हमारा ये ह्यूमन हिस्ट्री। एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा टीनी पार्ट है, एकदम टीनी का मतलब बहुत छोटा, है ना, एटम के साइज का, एटम, छोटा सा एटम। तो लेट अस हैव अ क्विक लुक एट आवर अर्ली हिस्ट्री। तो आइए अपने पुराने मतलब टाइम के मतलब बारे में जानेंगे, ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, आवर अर्ली हिस्ट्री। तो अर्ली ह्यूमंस फेस्ड मेनी चैलेंजेस फ्रॉम नेचर एंड लिव्ड इन बैंड और ग्रुप्स टू हेल्प ईच अदर, ठीक है। तो अर्ली ह्यूमन क्या थे, बहुत ज्यादा उन लोग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, क्योंकि उस टाइम का सिचुएशन ही अलग था, क्लाइमेटिक कंडीशन अलग था। अभी ना फेवरेबल कंडीशन बन चुका है, अभी मतलब अच्छे से हम लोग रह पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है क्लाइमेट की तरफ से। बट ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कब होता है, जब नेचर को हम लोग डैमेज करते हैं, ठीक है। तो क्या है भाई, एक दूसरे से कनेक्ट होकर रहते थे, एक दूसरे का हेल्प करते थे, है ना, ह्यूमन लोग। क्यों? क्योंकि चैलेंजेस सबके लिए था, है ना, प्रॉब्लम सबके लिए था। They were constantly seeking shelter and food and were mainly hunter and gatherers. This means that they relied on hunting and collecting edible plants and fruits for their survival. तो उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे ये नहीं था कि भाई पढ़ना है, सक्सेस करना है। उस टाइम पे ये लोगों एकदम नहीं था, ये सिस्टम ही नहीं था। मतलब अच्छा पढ़ना है, अच्छा खाना है, मतलब घूमना है, ये सब कुछ नहीं था। उस टाइम पे क्या था भाई, तो सर्वाइव करने के लिए मतलब खाना चाहिए, पानी चाहिए, रहने के लिए शेल्टर चाहिए, ये बस 3 चीज चाहिए। रोटी चाहिए था और मतलब खाना और रहना, ये 2 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे लिए, सर्वाइव के लिए, ठीक है। और सभी लोग को ये पता था और सब लोग मिलकर के ये चीज करते थे, गैदरिंग करके जो है हंटिंग करते थे, खाना के तलाश में थे, ठीक है। फिर समय बीतता गया जो है, आवर अर्ली एंसेस्टर आल्सो हैड सर्टेन बिलीफ अबाउट द नेचुरल एलिमेंट्स एंड पॉसिबली आल्सो सम नोशन ऑफ आफ्टर लाइफ। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और कुछ ना कुछ और भी बदलते चले गए। So these groups lived in a temporary camp, rock shelter or cave and communicated with each other using languages that are now lost, है ना। क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है कि उस टाइम पे जो लोग थे वो लोग ग्रुप में रहते थे, कैंप बनाकर रहते थे, मतलब साथ में, या फिर रॉक या फिर केव का शेल्टर लेते थे रहने के लिए, और कम्युनिकेट करने के लिए, यानी एक दूसरे से बात करने के लिए वो लोग अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज करते थे, जो कि अभी के टाइम पे समझना मुश्किल है और खत्म हो चुका है। वो अब लैंग्वेज उन्हीं के साथ चला गया सारा, ठीक है।
तो दे यूज्ड फायर एंड स्टार्टेड मेकिंग ऑब्जेक्ट्स दैट मेड देयर लिव्स इजियर लाइक इंप्रूव्ड स्टोन एक्सेस एंड ब्लेड्स, एरो हेड्स एंड अदर टूल्स, है ना। उन लोगों ने लाइफ को अपना इजी बनाने के लिए क्या किया, आग का यूज किया, यानी फायर का आविष्कार करे, फायर का खोज हो गया एक तरह का, तो आग का खोज हो गया। फिर धीरे धीरे आग का यूज करके उन लोगों ने आग का यूज किया, है ना। फिर धीरे धीरे टूल्स का यूज किया उन्होंने, रॉक टूल्स, मेटल टूल्स, इन सब का, ताकि उनका लाइफ इजी हो सके, है ना। और भी बहुत सारा चीजें उन्होंने बनाया। एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ आर विजिबल इन रॉक पेंटिंग फाउंड इन हंड्रेड्स ऑफ केव्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी 100 से भी ज्यादा गुफा ऐसा मिला है जहां पे पेंटिंग मिला है, एंशिएंट टाइम का पेंटिंग बना हुआ उसके ऊपर, ठीक है। अरे भाई कुछ भी ऐसे ऐसे बना देते थे वो लोग, ऐसे ऐसे हु ऐसे ऐसे, या फिर ऐसे ऐसे कर दिया, कुछ भी ड्रॉ कर दिया ना, तो लोगों के लिए क्या हो गया, एक नया चीज बन गया, है ना। ऐसे करके कोई जानवर बना दिया ऐसे करके, है ना, तो ये सब हो गया। तो उटपटांग पेंटिंग भी कुछ भी ड्रॉ कर लेते थे। अभी के टाइम पे क्या है, हम लोग एकदम प्योर पेंटिंग बनाते हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे, है ना, प्योर पेंटिंग बनाते हैं ताकि लगे कि हाँ कुछ है। लेकिन उस टाइम पे क्या था, इस तरह का था, पता ही नहीं चल रहा कौन सा जानवर है, 3 टांग वाला, ठीक है। तो इसलिए जो है उस टाइम पे जो भी पेंटिंग बना था पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में मिला हम लोग को। सम ऑफ दोज पेंटिंग्स डिपिक्ट सिंपल फिगर और अ फ्यू सिंबल्स, अदर आर मोर डिटेल्ड एंड रिप्रेजेंट सीन विथ एनिमल्स और ह्यूमंस, है ना। कुछ पेंटिंग ऐसा हुआ करता था, पेंटिंग मैंने तो लिया नहीं, ठीक है, तो पेंटिंग कुछ ऐसा हुआ करता था जहां पे बहुत ही सिंपल है और कुछ में बहुत ज्यादा डिटेल में बताया गया है ना। जानवर है, जानवर के साथ इंसान रह रहा है, तो ये सब पेंटिंग के थ्रू दिखाया गया था, ठीक है। So in time, these early humans learned to make simple ornaments such as stone or shell beads, pendants made of animal teeth, and sometimes exchanged with them with other groups, है ना। क्या है, धीरे धीरे टाइम बीतता गया, टाइम के साथ साथ उन्होंने अलग अलग चीजें बनाना सीख गए और अलग अलग चीजों का यूज करना सीख गए। एनिमल्स का जो रिमेन्स होता है, दांत हो गया, हड्डी हो गया, इन सब का भी यूज करने लगे ऑर्नामेंट्स के रूप में। आप लोग देखे होंगे एनिमल का दांत यहाँ पे पहनते हैं एक तरह से लॉकेट के रूप में, है ना, ठीक है। तो ये सब चीजें होने लगा, समय बीतता गया और ये सब चीजें देखने को मिलता गया। द फर्स्ट क्रॉप्स, यानी मानव जो था सबसे पहले मतलब कैसे जीना है ये तो डिसाइड कर लिया था, उसके बाद धीरे धीरे डेवलप किया, ग्रो किया, अपने आप को अलग ढांचे में लिया। और द फर्स्ट क्रॉप यानी यहाँ से जो है पहला खेती करना स्टार्ट किया उन लोगों ने, ठीक है, पहली बार। ओवर लॉन्ग एजेस द अर्थ क्लाइमेट हैज गॉन थ्रू मेनी चेंजेस, तो बहुत समय बीत गया और जो अर्थ का जो क्लाइमेट था वो भी बदल गया, वो भी फेवरेबल हो गया, जो चाहिए था वैसा होने लगा। तो एज एट सर्टेन टाइम इट वाज वेरी कोल्ड एंड मच ऑफ अर्थ वाज कवर्ड विथ आइस, एक टाइम था कि जब आइस से कवर था पूरा ये अर्थ, ठीक है, एक टाइम था, तो वो टाइम अब बीत गया। दिस इज कॉल्ड एन आइस एज, ठीक है, आइस एज बोला जाता था उसको। तो एज यू विल लर्न इन ग्रेटर डिटेल इन साइंस में इस चीज को अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे। तो लेटर व्हेन द क्लाइमेट वार्म्ड अप दिस आइस पार्शियली मेल्टेड एंड द रिजल्टिंग वाटर स्वेल्ड द एग्जिस्टिंग रिवर एंड इवेंचुअली ड्रेन्ड इनटू द ओशियन। तो क्या हुआ, आइस पिघला, आइस पिघलने के बाद क्या हुआ कि भाई ये जो है बर्फ जो है पिघला और पानी का रूप लिया और पानी जो है रिवर का रूप ले लिया, बड़ा बड़ा रिवर बनता गया, ठीक है, और ओशियन में जाकर के मिल गया फिर लास्ट में। द लास्ट आइस एज लास्टेड फ्रॉम ओवर 1 लाख ईयर अगो टू अराउंड 1200 ईयर अगो, ठीक है। तो आइस एज देखा गया था 1 लाख साल पहले, ठीक है, उसके बाद जो है लगभग 12,000 साल पहले, उसके बाद जो है धीरे धीरे ये चीज खत्म हो गया, ठीक है। आफ्टरवर्ड लिविंग कंडीशन इंप्रूव्ड फ्रॉम ह्यूमंस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दे स्टार्टेड सेटलिंग डाउन एंड कल्टिवेटिंग सीरियल्स एंड ग्रेन्स, ठीक है। फिर धीरे धीरे उन्होंने सेटल होना शुरू किया, जो भी अनाज उगाया जाता था उस टाइम पे वो उगाना शुरू किया गया, ठीक है, सीरियल्स और ग्रेन्स के रूप में, और एक ही जगह पे सेटल होकर के ये सब चीजें स्टार्ट किए थे वो लोग। दे ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स सच एज कैटल, गोट, यानी उन्होंने अब जानवर को पालना भी स्टार्ट कर दिया था उस टाइम पे, कुत्ता या फिर बकरी, भेड़, ये सब चीजों को, ठीक है। With more food available, these communities grew in size and number and often settled down near river. और नदी के किनारे ही ये लोग बसते थे। इधर देखो ये नदी फ्लो है ना, इधर ही बस जाते थे नदी के किनारे, ताकि यहाँ पे चीजों को अच्छे से उगाया जा सके, जो भी खेती किया जा रहा है वो सब चीजों को, ताकि पानी अवेलेबल हो सके। पानी के बिना खेती नहीं करा जा सकता, इसलिए जो है यहीं पे सेटल हो जाते थे। साथ में इन्होंने जो भी कैटल को पाला वो भी साथ में ही रखते थे उसको। दिस वॉज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ सॉइल वुड बी मोर फर्टाइल देयर। पानी की तलाश में ही सिर्फ नदी के किनारे नहीं बैठते थे, वहां पे नहीं बसते थे, वहां पे मिट्टी भी उपजाऊ हुआ करता था जहां पे खेती अच्छे से हो सके, खेती बहुत अच्छा प्रोडक्शन दे सके, इसलिए वहां पे नदी के किनारे ये लोग बस जाते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो दिस वाज नॉट ओनली, इट मेड द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इजियर, और ये नदी के किनारे बसने का रीजन बहुत सारा था। फर्टाइल सॉइल मिल जाता था,
फर्टाइल सॉइल मिल जाता था, साथ में वाटर अवेलेबल हो जाता था, वाटर अवेलेबल हो जाता था, फेवरेबल कंडीशन मिल जाता, क्लाइमेट मिल जाता था, फेवरेबल क्लाइमेट मिल जाता था। तो ये सब चीजें ही काफी था किसके लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, इसलिए यहाँ पे ये लोग बस जाते थे। ठीक है, अब यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो जाएगा हमारा, ये लास्ट टॉपिक रह गया, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो एज कम्युनिटीज ग्रू सो डिड देयर सोशल कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, एज कम्युनिटीज ग्रू सो डिड देयर सोशल कॉम्प्लेक्सिटी। फिर जैसे जैसे कम्युनिटी ग्रू बढ़ता गया, लोग का आबादी बढ़ता गया, तो और जो है कॉम्प्लेक्स होता गया सिचुएशन, है ना, सोसाइटी और कॉम्प्लेक्स होता गया। लीडर्स और chieftains were responsible for the well-being of the people and everyone collectively worked toward the community's welfare। क्या लिखा है यहाँ पे कि जो लीडर्स होते थे, लीडर्स यानी अब जो है लोगों ने लीडर्स बनाना शुरू कर दिए कि भाई हम लोग एक कम्युनिटी है, उसका कोई एक लीडर बनेगा और वो वेलफेयर का काम करेगा, यानी कल्याण करेगा हम लोगों का, भला करेगा हम लोगों का, अच्छे से रहने का मतलब साधन दिलाएगा हम लोग को, है ना, ये सब चीजें। तो लीडर्स और चिफ्टेन का फैसिलिटी दिया गया यहाँ पे, लीडर्स और चिफ्टेन का। तो यहाँ पे कम्युनिटी का वेलफेयर हो, इसके लिए लीडर्स बनाया गया। एग्जांपल के तौर पे देयर वाज नो सेंस ऑफ इंडिविजुअल ओवर ओनरशिप, द लैंड्स वर कलेक्टिवली सोल्ड एंड हार्वेस्टेड। ठीक है, तो एक आदमी के ओनरशिप में जो है क्या किया जाएगा, कलेक्टिवली सोल्ड किया जाएगा और हार्वेस्ट किया जाएगा, यानी खेती करने के लिए एक लीडर को ओनरशिप के रूप में रखा जाएगा और वही क्या करेगा, अनाज लगवाएगा और फिर हार्वेस्ट भी करवाएगा, कटवाएगा भी उसको, ये सब चीजें होने लगा। एज टाइम वेंट बाय hamlets grew into sizable villages that exchanged goods, mostly food, clothing एंड टूल्स। तो धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने टाइम के साथ साथ चीजों को बदलना स्टार्ट कर दिया एक दूसरे से, जो कि जो एक तरह से बार्टर सिस्टम बोल सकते हैं। बार्टर सिस्टम में क्या होता है ना, एक चीज लो दूसरा चीज लो, जैसे हमको इस रिमोट का काम है और एक आदमी को इस पेन का काम है। ठीक है, तो एक आदमी के पास ये पेन है और एक आदमी के पास ये रिमोट है, तो दोनों को एक दूसरे का ये दोनों चीज पसंद है ना, इसको ये चाहिए और इसको ये चाहिए, तो क्या करेगा, एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेगा। क्या कर लेगा, एक्सचेंज कर लेगा। तो क्या हो जाएगा, ये सिस्टम कहलाएगा बार्टर सिस्टम, और दोनों का नीड भी फुलफिल हो गया। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी स्टार्ट हुआ था। स्लोली नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सचेंज वर एस्टैब्लिश्ड अमंग दोज विलेजेस एंड सम ऑफ देम ग्रू इनटू स्मॉल टाउन्स। फिर धीरे धीरे छोटा छोटा गांव बसने लगा, फिर धीरे धीरे टाउन होने लगा, बनने लगा, न्यू टेक्नोलॉजी आने लगा भाई धीरे धीरे। एग्जाम्पल के तौर पर जो है पॉटरी का सिस्टम आ गया, पोर्ट्स बनने लगा एंड अदर क्ले ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारा मिट्टी का सामान बनने लगा। एंड द यूज ऑफ द मेटल कॉपर, फर्स्ट सबसे पहले कॉपर का यूज करने लगा उन्होंने, फिर आयरन का यूज करने लगा चीजों को बनाने के लिए। विच हेल्प मेक ड्यूरेबल टूल्स, यानी बहुत लंबे समय तक ये टूल्स चले, औजार चले, इसके वजह से उन्होंने मेटल का यूज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ड्यूरेबल टूल्स बनाने लगे, ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज एंड ऑर्नामेंट्स। ठीक है, उन्होंने जेवर वगैरह भी बनाने लगे, टूल्स बनाने लगे, किसका, मेटल का। वी विल सी इन चैप्टर 6 how this stage is prepared for the emergence of what is called civilization। तो चैप्टर 6 में हम लोग इस चीज को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे फिर एक छोटा सा गांव बसा, फिर नगर बसा, फिर जो है एक बड़ा सा सिविलाइजेशन बन गया, बड़ा सा सभ्यता बन गया। ठीक है, For now, it is important to remember that this early progress of humanity had to face many challenges। और ये प्रोग्रेस जो आज देखने को मिल रहा है कि एक टाउन बनने लगा, फिर धीरे धीरे नगर बन गया, एक बड़ा सा कंट्री बस गया, तो ये सब चीजें जो है बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस कर करके लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, है ना। एक गरीब आदमी क्या होता है, बहुत अमीर बन जाता है, तो उस बीच का जो सफर है ना, वो चैलेंज से बड़ा होता है, बहुत ज्यादा चैलेंज से बड़ा होता है। ठीक उसी तरह यहाँ पे ह्यूमन का भी एक तरह का चैलेंज का ये सफर रहा था, और आज सक्सेसफुल रहा ये सब सिस्टम को तैयार करने में। एट सम क्रिटिकल टाइम ह्यूमैनिटी कुड हैव ऑलमोस्ट डिसअपीयर्ड एज सम अर्ली स्पीशीज डिड। We will never know those early humans to whose courage and persistence we owe our existence today। हम लोग बहुत मतलब एक तरह से कर्जदार हैं उन लोगों का जो यहाँ तक हम लोग को पहुंचाया है ना। एक टाइम पे क्या था कि हम लोग का कोई वजूद नहीं था, हम लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे सेटलमेंट करेंगे, क्या खाएंगे, कैसे उगाएंगे, ये सबको नॉलेज एकदम नहीं था। लेकिन धीरे धीरे हमारे पूर्वज जो थे पहले के टाइम पे, वो लोगों ने क्या किया, ये सब चीजों को करा। ठीक है, और इसको इजी बनाया, लाइफ को इजी बनाया। ठीक है, तो आज हम लोग जो है और भी इसमें कुछ कुछ इंक्लूड करके लाइफ को अपने और इजी बना लेते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं, ये चैप्टर हो गया अब खत्म, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।